हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अबाउट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। दिस इज़ फ्रॉम योर सब्जेक्ट कॉल्ड बिजनेस स्टडीज़। हमने पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर का। अब हम इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज जो हम टॉपिक्स कवर कर लेंगे इस वीडियो में वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड बिजनेस रिस्क। ये टॉपिक्स कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक आधे टॉपिक्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करे हैं इस वीडियो में। अगर आपको उन टॉपिक्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन नाउ। लेट्स स्टार्ट विद इट। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सबसे पहला जो रोल है वो है सर्वाइवल। देखो, किसी भी बिज़नेस को अगर सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको कंटिन्यूसली कोशिश करते रहना पड़ेगा कि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करे। अगर वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो बिजनेसमैन को लॉस होता जाएगा और वो उसको फाइनली एक दिन आएगा कि उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट दे हैव रिटन, अ बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैनॉट सर्वाइव इन लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। Okay, profit is a source of income for a businessman which becomes its means of livelihood. Profit is earned to satisfy the need of businessman and his family members. Fine. Now the next role of profit is expansion and growth. This is also very obvious. देखो, जितना प्रॉफिट अर्न करेगा उतना ही ज़्यादा वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करेगा। एक जगह पे अगर उसकी ब्रांच है तो वो 2-3 जगह पे और खोलेगा तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा और प्रोडक्शन करेगा, नए प्रोडक्ट्स पे आएगा तो एक्सपैंड होता जाता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उतना ही ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करें। फाइन, दैट्स व्हाट दे हैव रिटन, अ बिजनेस इज एक्सपैंडेड ऑन व्हेन इट इज़ अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज, अ पार्ट ऑफ इट कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्टेड फॉर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। देखो, यही कह रहे हैं वो कि जैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो आप उसको नई जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, मतलब कि नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, नए प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हो, अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हो। अगर आप ये सब भी नहीं कर रहे तो उसको रिटेन करके मतलब कि बचा कर रख सकते हो एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। ठीक है। थर्ड रोल क्या है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, क्या कितना एफिशिएंटली आपका बिजनेस काम कर रहा है उसको आप मेज़र कर सकते हो अपने प्रॉफिट के थ्रू कि इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट इतने परसेंटेज से बढ़ गया। तो इट इज़ हेल्पिंग इन मेजरिंग योर परफॉर्मेंस। Now let's read it out. Profit indicate whether a business is being managed efficiently or not. Profit act as an index of performance of those who manage the business. Higher profit indicate efficiency of management and lower profit indicate inefficiency of management. ठीक है। तो यानी कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है कोई कंपनी तो उससे ये पता चल रहा है कि कितना एफिशिएंटली उसकी मैनेजमेंट काम कर रही है। अगर वो ज़्यादा नहीं प्रॉफिट कमा पा रही है, कंटिन्यूसली लॉस में जा रही है, यानी कि उसकी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फाइन। नाउ सेकेंड लास्ट रोल क्या है, रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। ये पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है, ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा रिस्क उठाओगे आप ये भी तो चाहोगे कि मुझे रिटर्न मिले। तो वो प्रॉफिट ही एक रिटर्न होता है कि हमने रिस्क उठाया, हमारे को रिटर्न मिला। फाइन। नाउ लास्ट इज हेल्प इन गेनिंग रेपुटेशन और गुडविल। देखो, अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे ऑब्वियसली उनको भी बेनिफिट होगा, उनको टाइमली डिविडेंड मिलेगा, उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो उससे क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी बनती है। लोग कहते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, इसके शेयर्स खरीदो क्योंकि आपको अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, अच्छे रेट से डिविडेंड मिल रहा है और रेगुलरली टाइमली डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई कंपनी अप्लाई कर रही है, कोई लोन चाहिए उसको बैंक में, अगर बैंक को जाके ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं लोन दे देती बैंक, वो उनकी बैलेंस शीट मांगती है, पास्ट परफॉर्मेंस देखती है, प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस मतलब कि आगे फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है, कैसा करने वाली है, वो भी देखती है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी तो ऑब्वियसली बैंक भी नहीं घबराएगा उसको लोन देने से। वो उसको ये रहेगा कि हाँ, ये लोन रीपे टाइमली कर देगी, हमें लॉस नहीं होगा, हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बनेगा, हमारे को मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि लॉस नहीं होगा इनको लोन देने से, ये अपने डेट टाइमली रीपे करते रहेंगे। फाइन। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। दो पार्ट में बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने क्लासीफाई किया है, एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। फाइन। Let us start with industry. What they have written is industry refers to the activity which convert raw material into useful products. Industry include activity leading to production,
and processing, as well as activity related to rearing and reproduction of animal and other living species. The purpose of industry is to create form utility by converting raw material into useful form of finished product. आप समझ भी गए होंगे जब मैंने ये 3 लाइनें पढ़ी, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं वो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में यूजुअली इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जाता है। उनके बेसिकली जब वो रॉ मटेरियल को जब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक यूज़फुलनेस बन जाती है, यूटिलिटी बन जाती है उस प्रोडक्ट की, यानी कि लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, लोगों को बेचती है और प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, जैसे कि गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लोथ, रेडियो और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? बेसिकली जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करता है। गुड्स सच एज मशीनरी, सीमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स एज दीज गुड्स आर फर्दर इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मेक यूजफुल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली मशीनरी आप थोड़ी अपने घर में लेके रख लोगे कोई बड़ी सी, आप ये यूजली फैक्ट्रीज़ में बेची जाती है। दूसरा एक बंदा मैन्युफैक्चर करता है तो एक दूसरी फैक्ट्री वाले उसको ख़रीद लेते हैं, अपनी और प्रोडक्ट बनाते हैं उससे और यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेचते हैं, आई मीन। ठीक है, तो इंडस्ट्री फर्दर क्लासीफाई की गई है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। बेसिकली इसको और ज़्यादा आपकी रेफरेंस बुक में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डाउट हो, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी इन सब में, तो मैं इसके लिए भी आपको वीडियो बना दूँगी। अब आता है कॉमर्स। कॉमर्स refers to those activity which help directly or indirectly in distribution of goods to the ultimate consumer. There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumer. Goods are produced at one place and consumer are scattered at different places. मतलब समझ रहे हो? बेसिकली ये है कि एक वो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कॉमर्स इंडस्ट्री को। एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया है, अब वो खुद तो नहीं चल के पहुंच जाएगा कस्टमर के पास, उसको पहुंचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कॉमर्स की। वो हेल्प करते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना है फैक्ट्री में वो उसके यूज़र्स तक पहुँचे और यूज़र्स उसका यूज़ करें। फाइन, तो कॉमर्स रेफर्स टू दोज एक्टिविटी जो डायरेक्टली हेल्प कर रही है या इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाने में। फाइन, क्योंकि कंज्यूमर्स अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में हैं, तो खुद नहीं पहुंचता प्रोडक्ट, कॉमर्स की एक्टिविटीज़ से प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। अब कॉमर्स भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, एक है ट्रेड और दूसरा है एड्स टू ट्रेड। ठीक है, इसको भी आप अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं दोनों कैटेगरीज़ को। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूँगी। बस यही 2 टॉपिक थे जिनकी मैंने इस पीपीटी में नहीं बनाया स्लाइड। अगर आपको लगता है कि इसकी भी आपको ज़रूरत है तो आई विल मेक इट। फाइन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ कॉमर्स। जो सबसे पहला फंक्शन है वो है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पीपल। लेट्स रीड इट आउट। अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। These goods are produced for another group of person called consumers. There is no direct relation between producers and consumer. A trade segment of commerce create a link between producer and consumer. Traders help in exchange of goods and services from the producers to consumer and hence remove the hindrance between producers and consumer. बहुत ही सिंपल है, आपने प्रैक्टिकली भी देखो, अगर आप मार्केट में जाके इसको प्रैक्टिकली देखो, इसको इतना रटने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सोचो, आप जो फैक्ट्रीज़ में बेसिकली जो लेट्स से एक शू मैन्युफैक्चरिंग है की ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, अब वो खुद आके थोड़ी आपको बेचता है कोई मैन्युफैक्चरर की लो शूज़ ले लो। आप कहाँ जाते हो? मार्केट में जाते हो, शॉप में जाते हो, ट्रेडर्स के पास जाते हो, उनसे प्रोडक्ट खरीदते हो। ठीक है, तो बेसिकली एक कॉमर्स का यही एक फंक्शन है कि ट्रेडर्स बीच में आ गए चेन में, कि मैन्युफैक्चरर के से किसके पास गया? होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास गया, रिटेलर के बाद सीधा कस्टमर के पास आ गया। तो इन्होंने जो कॉमर्स की जो फैसिलिटी थी उसने हेल्प करा कि किस तरीके से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। Let's read it out. Generally, the consumer and buyer are unaware about the new product produced by the manufacturer, as there is no direct communication between manufacturer and ultimate consumer. Advertisement branch of commerce help in removing the hindrance of knowledge by spreading awareness about the new product and their utility. बहुत ही सिंपल है, जब भी कोई नया सोप आता है या कोई आप बोनवीटा की ऐड देख लो, कितना यूज़फुली उन्होंने बेसिकली कितने इम्प्रेसिव वे से एक्सप्लेन किया है उस एडवर्टीज़मेंट में कि ये कितना यूज़फुल है आपके बच्चे के लिए। ठीक है, आप इसको पियोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, ये तो मतलब विटामिन डी, ये सब बेनिफिट्स वो एडवर्टाइजमेंट में एक्सप्लेन करते हैं कंज्यूमर्स को।
तो बेसिकली किसकी हेल्प से कर रहे हैं? कॉमर्स की हेल्प से कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट की हेल्प ले रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर नॉलेज गेन करे इस प्रोडक्ट के बारे में और आए हमसे ये प्रोडक्ट खरीदे, हमारी सेल बढ़े. फाइन. Third is help in removing hindrance of risk. Let's read it out. There is different type of risk which businessman has to face. Insurance branch of commerce help in removing the hindrance of risk by providing the protection and compensation to the insured. ये क्या कह रहे हैं देखो, ऑब्वियसली फैक्ट्री में कभी आग भी लग सकती है, कोई थेफ्ट भी हो सकता है, कोई बेसिकली मिस हैपनिंग हो सकती है. तो हर फैक्ट्री अपना इंश्योरेंस करा के रखती है कि कोई लॉस हुआ तो रिकवर हो जाए, हमारे को कोई फ्लड आ जाए, कोई बारिश आ जाए, ये सब चीज़ें हो जाए तो हम सेफ़ रहें. हमारी स्टोरेज जो हो रखी है, अब ऑब्वियसली वेयर हाउस में उनके इतना इतना सामान पड़ा होता है, अगर फ्लड आ जाए तो उनको लॉस हो सकता है, सारा बना बनाया प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा. तो बेसिकली इंश्योरेंस की हेल्प से, कॉमर्स की हेल्प से वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. फाइन. लास्ट इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है. कैसे? गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर को जो गैप होता है ट्रांसपोर्ट. लेट्स रीड इट आउट. देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्लेस गैप. ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. इट इज़ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स. सिंपल सी बात है, एक मैन्युफैक्चरर का प्लांट कहीं बहुत दूर दूर ऐसे बिल्कुल ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे कंज्यूमर पहुँच ही नहीं सकता. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से, कॉमर्स की हेल्प से वो कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है. दिस इज़ हाउ द कॉमर्स इज हेल्पिंग. आई होप दीज पॉइंट्स वर वेरी सिंपल. दिस इज़ वेरी easy as well. Okay. Let us study about business risk. What they have written is, it is defined as the probability of losses or inadequate profit due to uncertainties or unexpected events which are beyond control. For example, demand for the product may decline due to change in taste or preferences of customers or due to change in fashion. These factors cannot be controlled by businessmen and these are in result in decline in profit or lead to losses. बहुत ही सिंपल था. देखो, ये थोड़ी है कि हर एक फैक्टर जो आपके बिज़नेस में रिस्क लेके आए आप कंट्रोल कर सकते हो. आप कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, अब नया फैशन आ गया है, वो अब ये प्रोडक्ट ख़रीद के नहीं खुश, तो वो ऑब्वियसली अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे, दूसरी जगह से ख़रीद सकते हैं. ये ऐसे कुछ रिस्क होते हैं जो कि आप के कंट्रोल में नहीं होते एज अ बिजनेसमैन. उससे आपको लॉस हो सकता है या आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो सकता है. ठीक है. जैसे कि कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाना, फैशन में चेंज आ जाना, टेस्ट में चेंज हो जाना, लाइक दिस. नाउ लेट अस स्टडी नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी. दिस इज़ वेरी सिंपल. देखो, हम कहते हैं कि जहाँ अनसर्टेनिटी है, हमें ये थोड़ी है हम 100% फ्यूचर को प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं. फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टन. हम ये नहीं जानते कि आज अगर इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है तो हम एक हद तक डिसाइड कर सकते हैं कि या जज कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के फ्यूचर में इतने परसेंटेज से डिमांड बढ़ेगी या कम होगी. पर हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते. ये गवर्नमेंट की आज ये पॉलिसी है तो ये ज़रूरी थोड़ी कह सकते हैं कि अभी ये पॉलिसी चल रही है तो कमिंग 10 ईयर्स बाद भी यही पॉलिसी रहेगी. इट कैन चेंज. सो बिजनेस रिस्क कैसे अराइज होता है? क्योंकि यही सब अनसर्टिनिटीज़ होती हैं. टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है. अब पहले क्या होता था, यूजुअली लेबर इंटेंसिव बेसिकली मतलब जो इंडस्ट्री होती थी वहाँ पे यूजुअली सारा काम लेबर के हाथों से होता था. अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, अपग्रेड हो गई है, तो मशीन ओरिएंटेड हो गया है काम सारा. तो ये सारी अनसर्टिनिटीज़ होती हैं जो बिज़नेस में रिस्क पैदा करती हैं. फाइन. नेक्स्ट इज रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. What they have written is, no business can avoid risk, although the degree of risk may vary, but it cannot be eliminated. This is very simple. देखो, रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो बट आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह ज़ीरो नहीं कर सकते. ठीक है. थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. हर एक इंडस्ट्री में रिस्क अलग अलग पैटर्न से चलता है. हर एक कैसा बिजनेस है, कैसा नेचर आपके बिजनेस का, उस हिसाब से रिस्क होगा. व्हाट्स दे आर सेइंग, लाइक बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन bear more risk as compared to business involving standardized goods. ठीक है. Similarly, a business operating at large scale bear more risk as compared to small scale business houses. ठीक है. Last is profit is a reward for bearing the risk. ये पॉइंट आप कहीं बार सुन चुके हैं, अब तो आपको रट गया होगा. जो बिजनेस जितना ज़्यादा रिस्क उठाता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी वो एक्सपेक्ट करता है, और कई बार वो उतना प्रॉफिट अर्न भी कर लेता है, कई बार उससे भी ज़्यादा अर्न कर लेता है. मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट. फाइन. अब आता है कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क. देखो, 4 कॉजेज़ हैं. एक नेचुरल कॉज है, ह्यूमन कॉज है, इकोनॉमिक कॉज है एंड फिजिकल कॉज है. नेचुरल कॉज क्या है? जैसे कि फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, फेमाइन होना, ये सारी चीज़ें
आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। नेचर में क्या होगा, एकदम से हो जाता है, अर्थक्वेक एकदम से आ जाता है, फ्लड आ जाती है। तो नेचर इज़ इंडिपेंडेंट फिनोमेना, ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, बट 100% इसको अवॉइड नहीं कर सकते। फाइन। ह्यूमन कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ आपके जो हैं वो आपको डिच कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट हैं, आपकी जो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कंपनी की लीक कर रहे हैं, तो वो भी एक बिज़नेस रिस्क ही अराइज़ कराएगा। उस जैसे कि अगर आपको ये पता है कि अगर अभी कंपनी में कोई ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होने वाली हैं जो कि अभी बाहर पब्लिक को नहीं इन्फॉर्म करनी है, तो वो बट ऐसा कोई डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई है, वो सब जगह ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, तो ये आपके लिए बिजनेस रिस्क ही तो है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, इट इज़ रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग or employees of an organization. Dishonesty of employee can bring heavy losses for business. Employee can be careless or may mishandle the machinery or resources which can also bring heavy losses for wastage of resources. ये भी पॉइंट बहुत एक्यूरेट है। देखो कई एम्प्लॉयज़ इतना ग्रांटेड लेते हैं अपनी कंपनी की रिसोर्सेज को कि वो बहुत केयरलेसली काम करते हैं, मशीनरीज़ को जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए बहुत केयरलेसली हैंडल करते हैं, जो कि लॉस करता है उनके बिज़नेस को। फाइन। नाउ इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, देखो कई बार मार्केट में सडन चेंजेस आ जाते हैं, चेंज इन टेस्ट हो जाता है, टेस्ट इन प्रेफरेंसेस आ जाती हैं लोगों की, ये फैशन में चेंज आ जाता है, तो ये भी 100% एक बिजनेस नहीं कंट्रोल कर सकता इकोनॉमिक कॉजेज़ को, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू द चेंज ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन. There can be price fluctuation in market, there can be change in taste, change in fashion, all these have direct impact on earning of business. ओके, नाउ लास्ट इज़ फिजिकल कॉस्ट। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने जो मशीनरी लगाई है वो इतनी आउटडेटेड हो गई है या इतनी पुरानी थी कि हमने उसको टाइमली चेक नहीं किया और वो मशीनरी नहीं काम कर रही, आउटडेटेड हो गई है या एकदम से ख़राब हो गई है, तो दीज आर फिजिकल कॉजेज़ कि मशीनरी में डैमेज आ जाना। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपके बिजनेस में रिस्क पैदा करते हैं। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट are considered as physical causes. Example, change in technology may result in machinery being outdated, use of old technology. Mechanical defect may result in damage of assets such as bursting of boiler, accident to employees, ये सारे फाइन। अब आते हैं टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे बिजनेस रिस्क जिसकी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, इंश्योरेबल रिस्क, दूसरे होते हैं जिनकी आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते, जैसे नॉन इंश्योरेबल रिस्क। Let's study first one, that is insurable risk. Losses which can be made good or losses which company can get compensation from are called as insurable risk. Generally, the nature and physical risk are insurable. Like businessmen can take fire insurance, insurance to protect from flood, etc. ठीक है? I hope this was very simple, clear. नॉन इंश्योरेबल क्या होता है, जैसे कि रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल इज कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल. बिजनेस कैन नॉट बी कंपनसेटेड फॉर चेंज इन डिमांड और लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस और केयरलेस ऑफ एम्प्लॉयज़. जैसे कि अब मार्केट में एकदम से टेस्ट चेंज हो गया लोगों का, अब वो ये वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदे, दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहे, ऐसी चीज़ की थोड़ी बिजनेस रिस्क की इंश्योरेंस हम करा सकते हैं, ठीक है. या फिर मार्केट कंडीशन एकदम से चेंज हो गई, ऐसी चीज़ों की इंश्योरेंस नहीं होती. यूजली प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, फ्लड या थेफ्ट, इन सब चीज़ों की इंश्योरेंस हो सकती है. फाइन, आई होप दिस इज़ क्लियर. सो हेयर आई कंक्लूड, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. जो एक दो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, मैं अगेन कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए उसमें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे को टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में कहीं भी इन्फॉर्म कर देना. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी. ओके, आई विल कम बैक विद चैप्टर 2 वेरी सून. टिल देन आप ये चैप्टर रिवाइज करो. आई होप आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी. सो ऑल द बेस्ट. और अगर आपको हेल्प मिली है तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो. दिस विल मोटिवेट मी. थैंक यू सो मच. बाय बाय.